प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, भूगोल की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 12 के लिए विश्व जनसंख्या के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे और लास्ट हमने विश्व जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार से होती है, वृद्धि के कारण क्या होते हैं और उनकी समस्याएं और समाधान किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, उसका हमने अध्ययन किया था दोस्तों। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी, या इसको आप मॉडल का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि जब आप हायर स्टडी में करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो ये मॉडल भी लिखा होता है। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन मॉडल भी हम इसको कह सकते हैं। तो आज ये जो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं, ये क्यों उपयोगी है और आगे फ्यूचर में ये किस प्रकार से लाभदायक हो सकता है। तो इस बेस्ड भी ये प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा कर सकूं। चलिए, इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। देखिए, पहली लाइन में आपको स्पष्ट हो गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में, हम उस जनसंख्या किस प्रकार की है, वहाँ जनसंख्या अधिक है या कम है या मध्यम दर्जे की है, और भावी जनसंख्या मतलब जो फ्यूचर में जो जनसंख्या आने वाली है उसके पूर्वानुमान के लिए ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत अपनाया जाता है। यानी इन फ्यूचर में क्या कार्य किया जा सकता है, तो पूर्वानुमान के लिए कार्य किया जाए। जनसंख्या परिवर्तन का ये सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही किसी समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित व्यवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय और औद्योगिक व्यवस्था की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि एक कोई समाज है, ठीक है, एक कोई देश है, वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उसमें कुछ अलगपन नज़र आता है, जहाँ वह समाज जो है वो किसी न किसी ग्रामीण, खेतीहर या अशिक्षित व्यवस्था से उन्नति की ओर बढ़ता है। और उन्नति ओर बढ़ता है तो उसमें साक्षरता देखने को मिलती है, वहाँ नगरीकरण देखने को मिलता है, औद्योगिक व्यवस्था की हमें विकास देखने को मिलता है, और उत्तरोत्तर ये बढ़ता जाता है। तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब अज्ञानता होती है, जब हमारे पास रोज़गार नहीं होता, जब हमारे पास किसी के विचार नहीं होते, हमारे पास कोई कार्य करने के लिए कोई पर्याप्त रोज़गार के लिए हमें कोई माध्यम नहीं मिलता, तो फिर जनसंख्या जो होती है वो उच्च दर पर बनी होती है, और उच्च दर पर ही हमारी मृत्यु दर बनी हुई होती है, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं होती, चिकित्सा सुविधाएं नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें देखने को मिलता है कि कोई देश जो होता है वो उच्च जन्म दर की ओर जाता है, यानी हाई बर्थ रेट हो जाती है और हाई डेथ रेट हो जाती है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, यदि हमें शिक्षा मिल जाती है, हम साक्षर होते हैं, हम समझना शुरू होते हैं कि वास्तविकता में हमें किस प्रकार से हमें पोषण चाहिए, हमें किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, शिक्षा का क्षेत्र हमें किस तरह डेवलप करना है, रोज़गार कितने हैं, रोज़गार हम कैसे पा सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम साक्षर होना शुरू करते हैं, नॉलेजेबल हो जाते हैं। तो हम स्वयं और हम दूसरों को भी ये बताते हैं कि वास्तविकता में साक्षर होना कितना महत्वपूर्ण है। तो उन क्षेत्रों में नगरीकरण बढ़ता है, धीरे धीरे नगर की तरफ बढ़ते हैं, लोग बिजी हो जाते हैं, लोग अपने रोज़गार में लग जाते हैं, औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके क्षेत्र डेवलप हो जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न देखने को मिलती है। तो दो तरह के क्षेत्र हुए,
एक हुआ ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित व्यवस्था, जिसमें हम क्या देखते हैं, जन्म दर ऊंची बनी रहती है और मृत्यु दर भी ऊंची बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर जब हम साक्षर हो जाते हैं, हमारा नगरीकरण हो जाता है, औद्योगिक व्यवस्था में हम ढल जाते हैं, तो वहीं हमारी जो जन्म दर और मृत्यु दर वो निम्न हो जाती है। जनसंख्या में होने वाला ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है, जिसे सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में माना जाता है। तो ये जो हम परिवर्तन देखते हैं कि बहुत ऊंची जन्म दर है और बहुत ही ऊंची मृत्यु दर है। अब इसको कम करने के लिए, यानी इसको निम्न स्तर पर लाने के लिए, तो हमें निम्न जन्म दर पे काम करना होगा और निम्न मृत्यु दर पे काम करना होगा। लेकिन ये एक साथ उच्च से निम्न की ओर आना, इसको बहुत समय लगता है। वहाँ पर जो कार्य करने होते हैं वो बहुत फास्टली काम करने होते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए हमें अच्छे काम करने होते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट आता है बहुत समय बाद आता है, लेकिन आता ज़रूर है। समय लगता है, लेकिन वो जो हम बनाते हैं एम कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, तो वो ज़रूर होता है। तो इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि कौन कौन से देश जो हैं वो अभी भी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति में है, कौन से ऐसे देश है जिसने अभी निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को प्राप्त कर लिया है, तो उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ जनांकीय संक्रमण बताया गया है कि अशिक्षित ग्रामीण और खेतीहर से हम शिक्षित नगरीय या औद्योगिक क्षेत्रों की ओर चलें तो हमें किस किस प्रकार से क्षेत्र डेवलप देखने को मिलते हैं। संसार में जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास पर अध्ययन करते हैं तो हम जनसंख्या की वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट्स में भी जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। ये संपूर्ण परिवर्तन 5 अवस्थाओं से गुजरता है। तो ये 5 अवस्थाएं जो होती है महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जा चुका है। डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है उसकी 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, 5 अवस्थाएं बताइए। और आप पैराग्राफ में फॉर्म में भी आप देखेंगे, पैराग्राफ में भी आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही बनता है और आपको उसका आंसर इसी तरह से ही लिखना होता है। आप उसको अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो डेमोग्राफर होते हैं, ठीक है, जनांकीय जो विचारक होते हैं, भूगोलवेत्ता होते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ होता है। तो इसमें आप अपना पॉइंट नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो जो जिस तरह से आपको उसी तरह से ही लिखना होता है। देखिए, 5 अवस्थाएं जो आती है, उन 5 अवस्थाओं में हम क्या देखते हैं। जो प्रथम अवस्था है, उस प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर यानी हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट बनी रहती है, ठीक है। सेकंड स्टेज जो आती है उसमें उच्च जन्म दर यानी हाई बर्थ रेट अभी भी बनी हुई है और मृत्यु दर जो है, ठीक है, डेथ रेट जो है वो हाई लेवल पे तो है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी वो नीचे की ओर डिक्लाइन करती है, यानी नीचे की ओर वो गिरती है मृत्यु दर। थर्ड स्टेज में हम क्या देखते हैं कि उच्च जन्म दर अभी भी बनी है, लेकिन मृत्यु दर में अब धीरे धीरे गिरावट आ गई है और वो मध्यम भाग पर आ चुकी है, औसत भाग पर आ चुकी है मृत्यु दर। फोर्थ स्टेज में हम क्या देखते हैं, मध्यम जन्म दर। अब जब जन्म दर है जो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में सबसे हाई पीक पे थी, अब वो एवरेज हो गई है या वो अब 50-50% पर आ गई है, मध्यम हो गई है। जबकि जो मृत्यु दर है जो पहले थर्ड स्टेज में मध्यम दर पे थी, अब वो निम्न मृत्यु दर पे पहुंचना शुरू हो गई है, या यूँ कह लीजिए धीरे धीरे वो डिक्लाइन और करती जा रही है। और 5वें स्तर पर हम क्या देखते हैं, निम्न जन्म दर हो जाती है और निम्न ही मृत्यु दर हो जाती है। तो ये 5 अवस्थाएं होती है। इन 5 अवस्थाओं के आधार पर ही हम आगे डिस्कस करेंगे और 5 अवस्थाएं आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसा ही लिखना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपको चित्र सहित आपको व्याख्या करनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की इन 3 अवस्थाओं पर विश्व के कई प्रसिद्ध जो विश्लेषक लोग होते हैं, ठीक है, डेमोग्राफर्स होते हैं, उन्होंने अपनी बात कही, जिसमें ब्लैकर, साइमन, बर्गडॉर्फर ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। इस सिद्धांत की इन 5 अवस्थाओं को रेखांकित किया गया है, बताया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थित है और कौन कौन से जो देश है वो किस किस इस डेमोग्राफिक कर्व में आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो प्रथम अवस्था है, और प्रथम अवस्था में हम क्या पढ़ कर आए कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों ही बनी हुई। देखिए, ये जो जन्म दर है और मृत्यु दर जो है वो प्रति 1000 प्रति वर्ष के अनुपात में रखी गई है। तो लगभग 45 मान लीजिए, अब लगभग 45
प्रति हजार प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग है, प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में लगभग 45,000 जो लोग हैं उनका जन्म होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। सेकंड स्तर में हमने क्या पढ़ा, सेकंड में पढ़ा था उच्च जन्म दर बनी हुई रहती है, मृत्यु दर भी उच्च रहती है, परंतु धीरे धीरे ये डिक्लाइन करती है या गिरती है। तो आप देखें ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये मृत्यु दर को शो करती है और ये जन्म दर को शो करती है। ठीक है, इसको मैं अलग हाईलाइट कर देता हूँ। ये जन्म दर है, ये जन्म दर की, और ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये मृत्यु दर की है। देखिए दोस्तों, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं सेकंड स्टेज की हम बात कर रहे हैं ना, हम सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेज में आप क्या देख रहे हैं कि सेकंड स्टेज में मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट आई है। देखिए मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन जन्म दर अभी भी ऊंची बनी हुई है। क्लियर हो गया। तीसरी अवस्था में आप क्या देखते हैं, तीसरी अवस्था में जो मृत्यु दर है वो अब धीरे धीरे मध्यम हो गई, यानी 50% पर आ गए। देखो ये 25 हो गया, तो देखो ये लगभग 50% पर आ गया। जन्म दर देखिए अभी भी ऊंची बनी हुई है, लेकिन हल्की सी ये थोड़ी नीचे हुई है। देखिए यहाँ के अनुरूप आप देखें तो यहाँ पर ये थोड़ी सी नीचे हो गई है। ठीक है, तो ये 50% का कर्व है, क्योंकि 50 से ऊपर आप देखें सबसे टॉप पॉइंट पर 50 है, तो ये 50% है। अब फोर्थ पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, मध्यम जन्म दर। तो देखिए अब जन्म दर कैसी होगी, मध्यम। हम चतुर्थ अवस्था की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, मध्यम हो गई। ठीक है, और मृत्यु दर कैसी होगी, देखिए गिरावट आ गई, बहुत नीचे चलेगी देखो। और अंततः हम क्या देखते हैं, अंततः हम ये देख रहे हैं कि जन्म दर जो है अंत में, यानी पाँचवें स्तर पर, ये जो पाँचवा स्तर है इसमें जन्म दर देखिए बिल्कुल नीचे चलेगी और मृत्यु दर भी बिल्कुल नीचे चलेगी। तो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जहाँ पर जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं वो भी कम हैं और जिन लोगों की मृत्यु हो रही है वो भी कम है। यानी हो सकता है कि बहुत रेयर चांस से एक मृत्यु दर वाला व्यक्ति हो और एक ही जन्म दर वाला व्यक्ति हो। तो ये स्थिति जब देखने को मिलती है जब हम बहुत अधिक शिक्षित हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं कि जनसंख्या बढ़ती है, तो फिर हमें किस प्रकार की परेशानी हमारे सामने आती है या हमारे फ्यूचर में जो आने वाले हैं उनके सामने क्या परेशानी आएगी। ठीक है, हम यदि बहुत अधिक बिजी हो जाते हैं, हम अपने रोज़गार में इतनी बिजी हो जाते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, तो जनसंख्या बहुत नीचे चली आएगी। और यदि ये चीज़ें हमें नहीं मिलती है, पोषण स्तर नहीं मिलता है, रोज़गार नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिलती है, लोग हमें समझा नहीं पाते हैं, तो फिर हमें कंडीशन क्या देखनी पड़ेगी, यही कि उच्च दर और उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर बनी रहेगी। क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते, चिकित्सा सुविधा नहीं है और अन्य रोजगार की सुविधा नहीं है, तो फिर जन्म दर भी ऊंची बनी हुई है और मृत्यु दर भी ऊंची बनी रहेगी। अब ये देश ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ पर जन्म दर ऊंची बनी हुई है या जहाँ पर मृत्यु दर गिरावट में है, जन्म दर गिरावट में है, तो अब उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टॉपिक है ये आपको एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा, इसमें किसी तरह का कोई आप अंतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पॉइंट भी यदि ऊपर नीचे होता है या एक देश भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो देश जिस कैटेगरी में आ रहा है, जिस स्तर में आ रहा है, आपको वही लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। इसकी हम प्रथम अवस्था की बात करते हैं कि जो इसका पहला स्तर है उस पहले स्तर में हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखिए प्रथम अवस्था में क्या है कि हमने पढ़ा कि उच्च जन्म दर है और उच्च ही मृत्यु दर है। ठीक है, तो जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही उच्च बनी हुई है, इसलिए इन देशों या क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि बहुत मंद होती है। ठीक है, जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है वो बहुत मंद गति से होती है, लेकिन फिर भी उच्च बनी हुई रहती है। विश्व में इस अवस्था के अधिकतर देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट आपको लिखना है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, फिर लिखना है इन देशों में क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत मंद होती है, लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ती है और मृत्यु दर भी बढ़ती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अवस्था के जितने भी देश हैं उनका जीवन निर्वाह किस पर है, निर्वाह कृषि पर। ठीक है, निर्वाह के लिए कृषि करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए वो कृषि कार्य करते हैं। अफ्रीका में सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया और ग्वाटेमाला, ये देश आपको इसमें लिखने हैं। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सेकंड द्वितीय अवस्था, और द्वितीय अवस्था में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, उच्च जन्म दर अभी भी बनी हुई है। ठीक है,
उच्च जन्म दर अभी भी बनी हुई है, लेकिन मृत्यु दर थोड़ी गिरती हुई सी है। तो देखिए, द्वितीय अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही उच्च है, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर में थोड़ी गिरावट आई है। ठीक है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों ही बनी है, लेकिन मृत्यु दर में थोड़ी सी गिरावट आई है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो धीरे धीरे सुचारू हो चुकी हैं। तो इसमें आपको ये पॉइंट लिखना है, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो सन 2000 तक प्रथम अवस्था में थे, अब साक्षरता व नगरीकरण के बढ़ने से इस अवस्था में आ गए। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि दिखाई दे रही है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ मुख्य रूप से अंगोला भी इसमें शामिल है, रोडेशिया शामिल है, सोमालिया शामिल है। तो अंगोला का कुछ रीजन या रोडेशिया का कुछ रीजन तो प्रथम अवस्था में है, और कुछ रीजन जो द्वितीय अवस्था में शामिल है। सोमालिया देश जो अफ्रीका का, ये इसमें शामिल है। अब हम तीसरी अवस्था की बात करते हैं दोस्तों, कि तीसरी अवस्था में कौन कौन से देश शामिल है और क्या इनकी स्थिति है। तो तीसरी अवस्था में हमने पढ़ा था उच्च जन्म दर है, उच्च जन्म दर है, लेकिन मृत्यु दर कैसी है, वो मध्यम है। मृत्यु दर कैसी है, मध्यम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, उच्च जन्म दर है और मध्यम मृत्यु दर है। अतः जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। भारत में सभी उत्तरी राज्य, भारत के जो भी उत्तरी राज्य हैं उनमें इस तरह की, जैसे आप देखें यूपी देखें, बिहार देखें, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ठीक है, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो यहाँ जनसंख्या उच्च बनी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, इस वर्ग में सम्मिलित है। तो कौन कौन से देश शामिल है, भारत का उत्तरी भाग शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है। तो ये कौन से भाग के हैं, ये तीसरे नंबर भाग के हैं, जिसमें श्रीलंका भी है, क्यूबा है, केन्या है, हम इनको भी शामिल करते हैं। तो ये तृतीय अवस्था है, यानी भारत अब धीरे धीरे चतुर्थ अवस्था में पहुंचने वाला है। आने वाले समय में चतुर्थ अवस्था में पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो आज वर्तमान में चतुर्थ अवस्था में भी है और धीरे धीरे वो पंचम अवस्था की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज में आपने क्या पढ़ा था, फोर्थ स्टेज में पढ़ा था मध्यम जन्म दर है। ठीक है, जो थर्ड वाले में मध्यम मृत्यु दर थी, वो अब फोर्थ स्टेज में मध्यम जन्म दर हो गई है और निम्न मृत्यु दर हो गई, लो बर्थ रेट हो गई है। और लो वहाँ पर क्या है, या यूँ कह सकते हैं कि मीडियम जो है, मीडियम वहाँ पर बर्थ रेट है। तो मीडियम बर्थ रेट है, बर्थ रेट है, ध्यान रखना। और लो डेथ रेट है। ठीक है दोस्तों, चलिए, चतुर्थ अवस्था में जन्म दर मध्यम है और मृत्यु दर निम्न है। विश्व में कौन कौन से ऐसे देश है, जैसे न्यूजीलैंड का नाम आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, चिली है, अर्जेंटीना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मलेशिया है, थाईलैंड है, चीन। देखिए, चीन जनसंख्या में प्रथम स्थान पर विश्व की जनसंख्या में, लेकिन अब चीन में धीरे धीरे गिरावट आने लगी है। यहाँ पर जो जन्म दर है वो भी कम होती जा रही है और मृत्यु दर भी कम होती जा रही है। बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश भी चतुर्थ अवस्था में शामिल हो चुका है। उसके बाद हम पंचम अवस्था की बात करते हैं, जहाँ पंचम अवस्था में हम बात कर रहे हैं कि निम्न जन्म दर है। जन्म दर कैसी है दोस्तों, निम्न, और निम्न ही क्या है, मृत्यु दर। दोनों ही हमें निम्न, लो बर्थ रेट है और लो ही डेथ रेट है। तो पंचम अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर देखने को मिलती है। जनसंख्या का घट जाने का भय रहता है। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश और जापान इस वर्ग में पहुंच चुके हैं। तो यूरोप के जितने भी देश हैं, विशेषकर जो पश्चिमी यूरोप का जो रीजन है, वो सभी देश ऐसी अवस्था में है, और एशिया का एक देश जापान, वो भी इस अवस्था में पहुंच चुका है। मानव शक्ति दुर्बल हो जाती है। उदाहरण के लिए रूस की जनसंख्या 1990 में 1480 लाख थी, जो 2007 में रहकर 1420 लाख रह गई है, और 2020 में इसके 1380 लाख रह जाने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो जनसंख्या देखिए, जहाँ बढ़ना हम बात कर रहे हैं कि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, तो एक समय आता है फिर जनसंख्या नीचे की ओर या जनसंख्या में गिरावट भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आई होप आपको जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत मैंने अलग से अलग लेक्चर में समझाया है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। 5 टॉपिक, 5 पॉइंट, 5 स्तर, 5 लेवल आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1 फर्स्ट में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। सेकेंड स्टेज में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, लेकिन मृत्यु दर जो है वो थोड़ी गिरती हुई सी है। तीसरे स्तर में क्या होगा, उच्च जन्म दर होगी और मध्यम मृत्यु दर होगी। चौथे स्तर में क्या होगा,
कि मध्यम जन्म दर होगी और निम्न मृत्यु दर होगी। और पाँचवें स्तर में क्या होगा, निम्न जन्म दर होगी और निम्न ही मृत्यु दर होगी। मतलब फर्स्ट हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, ठीक है। सेकंड में हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, बट जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन फॉर्म में आगे बढ़ती है। थर्ड हाई बर्थ रेट और मीडियम डेथ रेट। फिर फोर्थ स्टेज में मीडियम बर्थ रेट और लो डेथ रेट। और फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, लो डेथ रेट और लो बर्थ रेट। ठीक है दोस्तों, 5 अवस्थाएं ध्यान रखनी है। 5 अवस्थाओं में क्या क्या चीज़ें होती है वो आपको ध्यान रखना है, और कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं आपको इसी तरह से बताना होगा यदि ये प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा और आपको इसी तरह से लिखेंगे तभी आपको मार्क्स जो होंगे वो पूरे प्राप्त होंगे, अदरवाइज़ आपको पूरे मार्क्स प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।